नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्ट्रेलिया। आपकी स्क्रीन पर है ऑस्ट्रेलिया का मैप। वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट इन डिटेल, राइट? तो लेट्स क्रैक ऑन। तो नॉर्थ से अगर हम स्टार्ट करें तो यू कैन सी यहाँ पर एक डार्विन सिटी है और यहाँ पर उनका राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, ऑफ कोर्स नॉर्दर्न टेरिटरी इसका नाम है। एंड देन यू कैन सी तिमोर सी हियर, अराफुर, और यहाँ पर जो है व्हाट इज दिस? दिस इज इंडोनेशिया, राइट? और यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। एंड देन यू कैन सी हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोसिस्टम पर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, राइट? ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो यहाँ पर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, ऑफ कोर्स, राइट? मूविंग ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरल सी है, यहाँ पर ब्रिस्बेन एक बहुत ही फेमस शहर है ऑस्ट्रेलिया का। और थोड़ा अगर हम मेनलैंड की तरफ या फिर जो स्टेट्स पर नज़र डालें तो क्वींसलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है। यहाँ पर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। फिर थोड़ा अगर हम नीचे आए then we find this state called न्यू साउथ वेल्स, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है सिडनी। नाउ सिडनी इज़ अ वेरी फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमारे देश का मुंबई है वैसे वहाँ का सिडनी है, बट सिडनी इज़ नॉट द कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है? ये चीज़ मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इट्स नॉट सिडनी। द कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। फिर यहाँ पर आपको तस्मैन सी, तस्मेनिया, ये आइलैंड आपको नज़र आता है। एंड यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये सारी चीज़ें। देन लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। यहाँ पर आपको सदर्न ओशियन देखने को मिलता है। एंड थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैप, ठीक है? फिर एक और फेमस शहर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडिलेड है। एंड हियर यू फाइंड पर्थ। पर्थ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। ये सारे ऐसे शहर हैं जहां पर भारत की टीम क्रिकेट खेलने के लिए जाती है, तो ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, इज़न्ट इट? एंड आई एम श्योर यू नो कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वनडे था और उसमें हम जीत गए, तो आज ऑस्ट्रेलिया पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैप के माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया को समझ रहे हैं और इसी के साथ साथ देन वी विल मूव ऑन टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी है। एंड यू कैन सी हियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट पासेस थ्रू, रफली स्पीकिंग, जो हाफ पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ साउथ में, तो उसमें लगभग मिडल में से ये पास होती है, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे देन यू विल फाइंड हियर, जैसे हमने देखा था इंडोनेशिया, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन भी है। और यहाँ पर इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ इंडिया। इस मैप को भी देखेंगे। नाउ द थिंग इज, द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया टुडे, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत की, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि एक क्वेश्चन है। क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू रोड मैप फॉर ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। और याद रखिए, जब भी किसी देश के हाई कमिश्नर हैं या फिर एम्बेसडर हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर या फिर एनी अदर मिनिस्टर, जब भी वो कोई आर्टिकल लिखते हैं तो यू कैन टेक इट एज ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम दैट कंट्री। तो यहां पर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मिले, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी ऐड की हैं। ऑफ कोर्स let's go through it, right? Australia believes in India's bright economic future. ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है ये बहुत ही ब्राइट है, और इस बात पर ऑस्ट्रेलिया का पूरा भरोसा है। ऑस्ट्रेलिया ये भी जानता है कि 2030 तक आने वाले लगभग 5-6 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पर रहेगा यूएसए, उसके बाद है चाइना, एंड नंबर 3 पर हमारा देश इंडिया। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे देश की इकोनॉमी
थर्ड रैंक पर पहुंच जाती हैं, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के दुनिया के अलग अलग देश जो है वो चाहेंगे कि वो भारत के साथ और ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशन को डेवलप करे, और ज़्यादा मजबूत करे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करे. एंड दिस इज समथिंग दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस, और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना ही चाहिए. ऐसा एक जो मौका होता है ना, ऐसी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बहुत ही कम सालों के लिए किसी देश के पास होती है, लेकिन वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसका अगर हमने मैक्सिमम लिवरेज लिया, मैक्सिमम बेनिफिट लिया, तो आने वाली सदियों तक भारत को इसका लाभ मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया बैक्स इंडियाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम ड्यू टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. भारत का ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है. एंड एज यू ऑल नो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. और टू बी ऑनेस्ट राइट, मेरा जो अभी तक की जो समझ है, अगर मैं उसको एक लाइन में बता दूं तो ये P5 देश जो हैं ये दादागिरी करते रहते हैं, अपने हित के हिसाब से पूरी दुनिया को चलाते हैं. अब इसमें और देशों को ऐड करने की ज़रूरत है. इनका वीटो पावर जो है वो छीनने की ज़रूरत है. आज के समय में अगर देखें तो इनके पास वीटो पावर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है इनके पास. अब ये वीटो पावर लेट गो करेंगे नहीं करेंगे ये एक लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन एटलीस्ट भारत को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए. स्टार्टिंग में भले ही हमें वीटो पावर ना दे, बट वी शुड बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमें यूएनएससी की परमानेंट सीट है तो इसमें सपोर्ट भी करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया बैक्स इंडियाज यूएनएससी क्लेम, राइट. अब डियर फ्रेंड्स, दोनों देशों की जो इकोनॉमीज हैं ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं. बहुत सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है जो भारत चाहता है, बहुत सारी चीज़ें भारत पैदा करता है जो ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करता है. तो दोनों की इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं दोनों देश, और जियोग्राफिकली भी काफ़ी नज़दीक हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन. बीच में एक बहुत बड़ा इंडियन ओशन है, लेकिन अगर आप नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ नॉट दैट फार. नेवी का काम ही यही है ना. नेवी जो है, मर्चेंट नेवी हो या फिर मिलिट्री वाली नेवी जो है, सबसे बड़ी ताकत जो है कि नेवी की जो रीच है, आप लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो एरोप्लेन में ट्रैवल उतना ज़्यादा सामान लेकर नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा जहाज़ जो है, एक शिप जो है, इट कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड. तो नेवी के लिए इट्स नॉट ए बिग डिस्टेंस, इट्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, राइट. स्ट्रेटेजिकली अलाइंड एंड जियोग्राफिकली अक्रॉस द इंडियन ओशन. यहाँ पर रहा एक छोटा सा मैप, राइट. एंड रिमेंबर, क्वाड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड के भी मेंबर हैं. तो इसमें अमेरिका है, देन यू हैव जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये 4 देश क्वाड के मेंबर्स हैं. और यहाँ पर देखिए, इंडियन ओशियन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो दैट इज़ कि इस साइड ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियन ओशियन के साथ शेयर करता है, और ये वाला पोर्शन जो है ये पैसिफिक ओशियन के साथ. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्वाड में सिर्फ अकेला ऐसा देश है जो दोनों ओशियंस जो हैं उसको शेयर करता है, उसके साथ लिटोरल है, यानी कि बॉर्डर शेयर करता है. ना द थिंग इज़, व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशियन, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो हैं यहाँ से इंडियन ओशियन के माध्यम से एक दूसरे के नेबर्स हैं. ठीक है. सो दिस वाज नॉट दैट ग्राफिकली रिच, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मोर देन इनफ मैप जो मुझे मिला तो वो आपके साथ तो शेयर किया. ना द थिंग इज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया. इसका नाम है न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक टाइज विथ इंडिया. इसका नाम ही ऐसा है, न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक टाइज विथ इंडिया. दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर के तौर पर देख रही है. और ये जो रोड मैप है इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये मीन्स ऐसी ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है जिसके माध्यम से वो भारत के ग्रोथ को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें. सी, पूरा अप्रोच जो है यहाँ पर, इट इज़ बिट डिफरेंट. मीन्स दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट कंट्री बट सिर्फ हमारे देश को नहीं, लेकिन इंडिविजुअली भी हम क्या सीख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इस स्ट्रेटेजी से, विच इज़ वेरी वेरी गुड. कि इट्स नॉट कि ऑस्ट्रेलिया को इससे क्या फ़ायदा होता है. सी, रोड मैप आउटलाइंस हाउ ऑस्ट्रेलिया कैन सपोर्ट इंडियाज ग्रोथ नरेटिव. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, ये जब अप्रोच हो ना तो जो चीज़ें निकलती हैं दैट इज़ क्वालिटी वाली चीज़ है. मुझे आपसे क्या मिलेगा अगर यही अप्रोच है तो इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्गर. इट साउंड्स वेरी मीन्स वेरी स्ट्रेंज. हमें तो यही सीखने समझने को मिला है कि जितना हो उतना बटोर लो, राइट. टेक टेक टेक, रिसीव नहीं. लेकिन द रियल थिंग इज, जो विनर्स होते हैं
दे आर गिवर्स। आई एम नॉट सेइंग ऑस्ट्रेलिया सारी चीज़ें मुफ्त में देगा, लेकिन बिजनेस का अप्रोच देखिए कि भारत को क्या क्या चीज़ें चाहिए, भारत को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू कैन सपोर्ट इंडियाज ग्रोथ। सेम अप्रोच जो है वो हमारा भी होना चाहिए। दोनों देशों के बीच में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ECTA, और ये ECTA जो है इसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। इसको आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में भारत का जो एक्सपोर्ट्स रहा है ये 35% इंक्रीज हुआ। ये वर्ल्ड की बात है, जो भारत अलग अलग देशों को चीज़ें भेजता है, तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट्स जो है ये 35% जितना इंक्रीज हुआ पिछले 5 सालों में। तो हर साल रफली स्पीकिंग 7%। लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस थिंग, जब से ये ECTA आया है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को ये 66% इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो दुनिया के मुकाबले अगर आप देखें तो नियरली ट्वाइस जो है इसका रेट इंक्रीज हुआ है। दिस इंडिकेट्स अ वेरी वेरी गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज फार एज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। ऑस्ट्रेलिया जो है ये एनर्जी रिसोर्सेज का भंडार है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ वी नो कि ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ वेरी वेरी गुड विद एजुकेशन एज वेल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, राइट। भारत को जो एक स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो हम हायर कर सकते हैं। 4 सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ जो हैं उनको भी ऑस्ट्रेलिया ने हाईलाइट किया है। इसमें क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, सॉरी लेट मी राइट इट डाउन हियर ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो है क्लीन एनर्जी, सेकंड थिंग इज education and skills, a third one is agri business and the fourth one is tourism। ये 4 सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ हैं और ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया को नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ 7 ऐसे दूसरी ब्रांचेस भी हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट, टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, रिसोर्सेज, डिफेंस, स्पेस, हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी हैं। और ये सारी जो फील्ड्स हैं इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको लिवरेज किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। भारत जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है हमारे देश में। एज वी कैन सी नाउ ग्रीन नंबर प्लेट वाले 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी हमें देखने को अब मिलने लगे हैं, isn't it? जैसे कि बसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स आई थिंक वी हैव सीन मे बी 1 or 2 ट्रक्स एज वेल सो फार, लेकिन शहरों में बसेस आ चुकी है, ग्रीन बसेस, और आई वुड से जस्ट EV बसेस, राइट। अब वो ग्रीन है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसके लिए जो बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, बैटरीज के लिए, EVs को बनाने के लिए एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों में ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर सकता है। लिथियम प्रोडक्शन की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम अगर कोई है तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1। इसी के साथ अगर आप निकल और कोबाल्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स अगर किसी के पास है तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सी, पे अटेंशन हियर, किसी देश के पास लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू लिथियम प्रोडक्शन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिजर्व्स ऑफ निकल एंड कोबाल्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें तो भारत को चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस अभी उतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कोविड के टाइम से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़, ऑफ कोर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, स्किल और एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हमारा जो देश का जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, राइट, गांधीनगर में, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का पहला कैंपस खुला है। सेकंड कैंपस जो है वो नोएडा में खोला जाएगा, और हमारे देश के लगभग 10 लाख से ज़्यादा इंडियन लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास ऑस्ट्रेलिया की वर्क परमिट है। तो ये सारे लोग जो हैं ये इंडियन डायस्पोरा में आते हैं, और डायस्पोरा या फिर जो जिस देश में आपको इस प्रकार की कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है ना, तो इससे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। और 2 देशों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। जब दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से घुल मिलते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि लोग शादी ब्याह करें, लेकिन एज फार एज बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं,
तो एक बार पीपल टू पीपल कांटेक्ट है तो फिर उसके बाद दो देश जो है वो रिलेशन को जिस लेवल पर ले जाना चाहें उस पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक एडेड एडवांटेज है एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है ये मैत्री ग्रांट्स में 22 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। इसके साथ जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन ब्रिज को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी डीपर टाइज विथ इंडिया पर एक एम्फेसिस दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोनों देशों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकती हैं। आई होप सो फार सो गुड एज फार एज India Australia is concerned. Now let's move on to the second topic of the day. Freedom of speech, freedom of press के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। Critically analyze the implications of the Ministry of Information and Broadcasting's order to remove a cartoon featuring the Prime Minister on the principles of freedom of expression and press freedom in India. मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ INB जो है उसने एक वेबसाइट है जिसका नाम है विकतन प्लस। तो इसको ये आदेश दिया है कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक कार्टून जो पब्लिश किया है तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब ये जो विकेतन प्लस है इसने इस ऑर्डर को लीगली चैलेंज किया है और एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी थी तो इस कमेटी के सामने विकेतन प्लस ने इस कार्टून को डिफेंड किया है, कहा है कि भाई इसमें कोई गलत चीज़ हमने जो है वो नहीं की है। बेसिकली ये कार्टून जो है इसमें क्या था, इसमें यह था कि डोनाल्ड ट्रंप हैं और बाजू में प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हुए हैं और मोदी साहब जो हैं तो वो उनके हाथों में वो क्या कहते हैं जंजीरें हैं, राइट हैंड्स, और बेसिकली PM मोदी इज टाइड इन दिस कार्टून। ऐसा कार्टून दिखाया गया। तो ऐसा कार्टून क्यों है, तो यहाँ पर ये जो विकतन प्लस है तो उन्होंने ये जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनको जिस प्रकार से डिपोर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं एक क्रिटिसाइज करने की कोशिश जो है वो इस कार्टून के माध्यम से की है ना। द थिंग इज कि ये जो ऑर्डर दिया है INB ने, इट वायोलेट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, इट वायोलेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज प्रेस फ्रीडम। पॉलिटिकल कार्टून्स जो हैं दे डिजर्व ग्रेटर इम्यूनिटी। हमारे देश में हमेशा से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने खुद कई ओकेजन्स पर कहा है कि जो कार्टून्स हैं या फिर प्रेस का जो फ्रीडम है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी, राइट। उन्होंने उनकी स्पीच आप देखेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग, उन्होंने कई बार इन चीज़ों का मेंशन किया है। तो ख़ास करके जो रिटर्न कंटेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम, राइट, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम ओपन रखें। और 15 फरवरी से ये विकतन जो है इसकी वेबसाइट में ऐसा हुआ है कि इट हैज़ बिकम इनएक्सेसिबल टू मैनी यूजर्स। अब इसके बारे में ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं एक अनडिस्क्लोज्ड ऑर्डर या फिर एक इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा दी गई हो। रिटर्न कंटेंट कोई रिटर्न चीज़ नहीं दी है, लेकिन फॉर एग्जांपल फ़ोन करके बता दिया कि भाई ये चीज़ें चल रही है, आप देख लो इसे थोड़ा, राइट, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अब आप जानते हो आपको क्या करना है, थिंग्स इस प्रकार की चीज़ें। तो फिर जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी ये IT डिपार्टमेंट हैं, इन द सेंस के जो वेबसाइट कौन सी आप एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी जाए तब इस प्रकार की वेबसाइट्स जो हैं उनको टेक्निकली आप समझ लीजिए डाउन किया जाए या फिर इन वेबसाइट्स को इनएक्सेसिबल बनाया जाए। अब इस चीज़ को लेकर कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन मे बी या फिर मे हैव ऐसे शब्दों का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्शन 69A है हमारे देश में which specifies, which gives authority to the government कि you can block some sort of content on specific grounds। ये specific grounds कैसे हैं? एक तो आपने कोई ऐसी चीज़ की जिससे हमारे देश के कोई दूसरे देश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो बिगड़ जाए, तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसको रोकने के लिए किया जा सकता है। सेकंड थिंग इज़ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एंड थर्ड थिंग इज़ प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो फिर सेक्शन 69 के तहत बैन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉकिंग की गई है चीज़ों की, तो इसके बारे में मीन्स किसी प्रकार का रीज़न जो है वो नहीं दिया गया है। क्यों आपने बंद किया, कौन से रीजंस थे, दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्लॉकिंग पावर जो है इट शुड टारगेट हेट स्पीच। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वायलेंस को ट्रिगर कर सकती है तो ऐसी चीज़ों को बैन किया जाए, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। लेकिन पॉलिटिकल डिमांड्स, राइट, किसी ने आपसे डिसेंट किया है तो ऐसी चीज़ों को बैन करना जो है इट्स नॉट गुड।
तो ये जो पावर है सेक्शन 69A का, इसको बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. राइट, थर्ड टॉपिक इज अबाउट इंडिया एंड EU critically analyze the potential for a trade deal between India and the EU in light of the evolving global trade dynamics and US-EU tensions under Trump's tariff policy. ट्रम्प साहब की जो टैरिफ पॉलिसी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. आज एक टॉपिक है हमारे टेबल पर. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि कुछ दिनों पहले वी हैव सीन के EU के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे. याद है ना, उनकी तस्वीर आपको दिखाई थी, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी. तो अब EU जो है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, EU और USA के रिलेशंस आप जानते हैं अभी क्या हुआ है. तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज जो है वो भारत के साथ करना चाहता है. इसने लैटिन अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील जो है वो साइन की है. अब भारत के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एंगेज हो रहा है दोनों देशों के बीच में. वैसे दोनों देश, राइट, मैं यहाँ पर देश ही शब्द यूज़ करूँगा, राइट, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट EU, तो इतना समझ लीजिएगा, इट्स बिकम्स ईजी फॉर मी टू स्पीक. तो दोनों देशों के बीच में 2007 से ट्रेड टॉक्स चल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टिकी पॉइंट्स हैं. हम चाहते हैं कि हमारे लोग वहाँ पर जाकर इजीली उनको वीज़ा मिल जाए, वहाँ पर जाकर जॉब कर सके. वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, वाइन, मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो उन चीज़ों को हमारे यहाँ पर ईजिली बेचना चाहते हैं. तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर बार बार चीज़ें डिस्कस होती रही है, लंबे समय से डिस्कस होती रही. लेकिन लास्ट जो विज़िट हुई है EU प्रेसिडेंट की, तो इसकी वजह से एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि EU का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया को लेकर और ज़्यादा रिन्यू हुआ है. रही बात इंडिया और EU के ट्रेड रिलेशन की, तो एज ए ब्लॉक इंडिया का सबसे बड़ा कोई ट्रेड पार्टनर है तो दैट इज़ यूरोपियन यूनियन. और यूरोपियन यूनियन और इंडिया की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अगर कोई है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया. बायलैटरल ट्रेड जो है वो $190 बिलियन तक पहुंच गया. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज सारी चीज़ें आ गई, और $20 बिलियन का एक सरप्लस है हमारा उनके साथ इन 2023. पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें लगभग 25% जितनी चीज़ें जो हैं दैट आर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स. अब ये युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो सकता है. टेक्सटाइल और गारमेंट्स हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन को अपनी जो टैरिफ्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा. और इंडिया चाहता है कि हम उनकी मार्केट को और ज़्यादा एक्सेस कर सकें. वी वांट टू सेल मोर फार्मा प्रोडक्ट्स, स्टील, मशीनरी एक्सेट्रा. रही बात EU की, तो EU चाहता है कि वहाँ से जो कार्स बिल्डअप होकर आती हैं, राइट, जिनको CBU कहते हैं, कंप्लीटली बिल्ड कार्स या फिर कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स इसको कहा जाता है, CBUs. अब फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग कार. लेट्स से BMW की M3 टॉप ऑफ द लाइन जो आती है, तो टॉप ऑफ द लाइन कंपटीशन में भी, तो BMW M3 जो है वो कंप्लीटली वहाँ से बिल्ड होकर जब यहाँ पर आती है, तो लेट्स से कि यूरोप में उसकी कीमत 70 लाख रुपीज़ है. ठीक है, 70 लाख रुपीज़. लेकिन इंडिया में जब आएगी तो इसकी कीमत, क्योंकि ड्यूटीज़ और सारी चीज़ें लगेगी, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 1,40,00,000, डबल हो जाएगी. तो वो चाहते हैं कि कंप्लीटली बिल्ड कार्स जो हैं उन पर टैरिफ कम किया जाए, और कितनी कार्स ऐसे CBUs अलाउड की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ों पर नेगोशिएशन चल रहे हैं. अगर हम ऐसे कुछ एग्जेम्पशंस EU को देते हैं तो फिर साउथ कोरिया भी यही डिमांड करेगा, USA भी चाहेगा, जापान भी चाहेगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. दूसरी चीज़, EU चाहता है कि वो और ज़्यादा EVs, अगेन कंप्लीटली बिल्ड EVs जो हैं वो यहाँ पर भेजे, लेकिन हमारे यहाँ पर EV की मार्केट जो है वो अभी बस नसेंट स्टेज में है, यानी कि अभी तो बस शुरुआत हुई है. तो अभी अगर हम ये सारी चीज़ों को अलाउ करें तो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उस पर एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी. फिर EU के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़म्स, तो इस पर डिस्कशन चल रही है. EU के डिफॉरेस्ट्रेशन रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और जो एवरग्रीनिंग का एक इश्यू रहता है ट्रिप्स के तहत. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर दोनों की डिस्कशन
चल रही है, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा व्यापार करना चाहते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा, कैसे ईजी रहेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। तो लेट्स होप के अच्छी दिशा में अच्छी डील आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ ऐसा ही टॉपिक होगा तो मिक्सअप ना हो जाए इससे, इसके लिए लेट मी गिव यू द फिफ्थ टॉपिक फर्स्ट। How does the RBI's decision to lower the repo rate align with its broader objective of achieving macroeconomic stability and boosting consumer confidence? As we know कि कुछ समय पहले रेपो रेट जो है इसको 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया। इट वाज 6.5, अब ये हो चुका है 6.25। डिफरेंस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 सालों में पहली बार रेट कट किया है। कोविड के बाद दिस वाज कुछ समय तक रेट कट हुआ है, लेकिन उसके बाद रेट कट नहीं हुआ। कोविड के टाइम पर रेट कट करना पड़ा था एंड थिंग्स, लेकिन उसके बाद फिर रेट कट जो है वो नहीं हुआ। अब रेट कट हुआ है, दैट मीन्स कि लोन का इंटरेस्ट जो है वो भी कम होगा। तो अगर कोई अफोर्डेबल घर खरीदना चाहता है, मे बी 1 BHK 2 BHK जो अफोर्डेबल की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे होम बायर्स के लिए एक अच्छी बात होगी। इसके साथ जिनकी लोन्स अभी चल रही है उनको भी फ़ायदा होगा, उनके EMI जो हैं वो ड्रॉप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 सालों की लोन ली है 20 लाख रुपए की, तो अभी 8.75% से अगर इंटरेस्ट गिने और आपका जो मंथली EMI है इट विल बी समवेयर अराउंड 17,674। अब क्योंकि 0.25% रेपो रेट कम हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका 17674 जो है ये 17356। आप सोचेंगे कि 300 रुपये के लिए इतनी बड़ी क्यों बात, बट द थिंग इज 20 सालों में अगर आप देखेंगे देन यू विल सेव 76,259 rupees. Now, we are talking about affordable houses, remember. तो ऐसे consumers के लिए it's a big thing, it's a big amount. तो this is an impact. अब इसका क्या होगा, ये पैसे लोगों के पास जब कम मीन्स सेविंग में आएंगे, सेविंग बढ़ेगी, तो दे विल बाय समथिंग एल्स, राइट। वो अननेसेसरी चीज़ों को खरीदेंगे। किसी ने एयर कंडीशन खरीद लिया, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये चीज़ें जो है ना, इससे पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बोरोइंग कॉस्ट जब कम होगा तो हाउसिंग मार्केट जो है उसको भी फ़ायदा होगा, नई जॉब जनरेट होगी, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए लोगों को जॉब्स मिलेगी, राइट। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। एक रेट को कम किया गया और इसकी इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स पर हमें देखने को मिलेगी। वे लोग जो अपनी जो प्रॉपर्टी है लेट्स से उस पर रीफाइनेंस करवाना चाहते हैं, उनको भी एक रीजनेबल रेट पर लोन मिलेगी। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। इसकी एक इम्पैक्ट जो है वो इस प्रकार से, और यहाँ पर लक्ष्य जो है दैट इज़ टू स्टिम्युलेट डिमांड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि इससे क्या होगा, डिमांड जो है वो जनरेट होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्यूनिटीज़ जो हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज मीन्स होती हैं। सो RBI का यहाँ पर यही लक्ष्य है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिले और जो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए एज फार एज हाउसेस आर कंसर्न्ड। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इतना कोई रॉकेट साइंस उसमें था नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दिस वन इज अबाउट टैरिफ बाय Trump administration. Discuss how India can balance its economic interests while responding to Trump's reciprocal tariff scheme without causing long-term harm to its trade relations. कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम इस जंगल से अपने आप को छुड़ा सकें? अब ट्रंप साहब ने मेक्सिको, कनाडा, चाइनीज़, इन सारे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट कर दिया है। स्टील, एल्यूमिनियम, इन सारी चीज़ों पर तो काफ़ी 25%, 20% ऐसे टैरिफ्स लगाए हैं। एग्री इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ जो हैं वो USA ने लगा दिया है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो चाइना, कनाडा, EU हैं, इन्होंने भी USA के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाया है। इंडिया के पास क्या चॉइस है, यही तो आज का मेन प्रश्न है। देखिए, USA जो है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों पता है? अगर हमारे देश में इतने सारे लोग हैं और इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, तो देखिए USA की पॉपुलेशन कम है लेकिन USA एक बहुत बड़ा बायर है। इट्स लाइक, गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, तो आपकी दुकान में
एक जो एरिया है उस एरिया के आपकी दुकान में 100 कस्टमर्स आते हैं, कितने 100, ये सारे कस्टमर्स जो हैं वो हर रोज़ आपसे 10-10 रुपए की चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 100 इंटू 10, सो यू गेट 1,000 रुपये का व्यापार जो है वो इस एरिया में रहने वाले ये 100 लोग आपके साथ करते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज कि ये जो 100 लोग हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इतने सारे लोग हर रोज़ आकर कुछ ना कुछ जो है वो आपसे ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि ये तो एक पूरे एरिया की बात हुई कि इतने बड़े एरिया में इतने सारे लोग, जो 100 लोग हैं वो आपके कस्टमर हैं। अब दूसरा जो एक परिवार है, ये एक एरिया हुआ, ये एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार के लेट्स से 5 सभ्य हैं, लेकिन ये लोग जब आपके पास आते हैं तो ये आपसे कम से कम 5,000 का सामान हर रोज़ खरीद कर जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ये यूएसए है और ये इंडिया है। यूएसए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर विथ $3.4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स imported in 2024। $3.4 ट्रिलियन की आइटम दुनिया के अलग अलग देशों से यूएसए ने इंपोर्ट की। तो कोई भी देश क्षेत्र यूएसए के साथ अपना ट्रेड जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहेगा। दिस इज द रीज़न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। यूएसए एक्सपोर्ट भी उतना ही करता है लेकिन इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करता है। और ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो लगभग $1.7 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अपने पार्टनर्स के साथ, ट्रेड पार्टनर्स के साथ। इसमें सारे अलग अलग देश आ गए। तो यूएसए का कहना यह है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं जैसे ईयू, मैक्सिको, इंडिया, चाइना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ट्रेड पार्टनर्स जो है ना वो बहुत बड़े टैरिफ्स लगाते हैं। हम हमारा सामान उनको नहीं बेच पाते, वो अपना सामान हमारे यहाँ पर बेचते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। दैट्स द रीज़न वाई ट्रम्प साहब इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब चाइना जो है उसने यूएसए के एग्री प्रोडक्ट्स पर और टैरिफ लगा दिया है, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। कनाडा ने भी इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड अवॉइड थिंग्स लाइक दीज, राइट। इस प्रकार के टैरिफ्स और ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के इश्यूज़ में इंडिया को अभी गिरना नहीं चाहिए, राइट। We should also avoid negotiating a comprehensive free trade agreement with the USA। क्यों पता है? क्योंकि इससे पहले की जो टर्म थी 1.0, उसमें ट्रम्प साहब क्या कह रहे थे कि कनाडा के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक कनाडा, मैक्सिको और दूसरे देशों के साथ ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी। अब उन्होंने ये टैरिफ लगा दिया। दिस इटसेल्फ मीन्स कि आप उनके साथ एफटीए को नेगोशिएट करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे और यूएसए कभी भी एफटीए को रिजेक्ट कर सकता है। सो वी नीड ए प्रोएक्टिव प्लान जिसमें 90% जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं तो इस पर टैरिफ्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एक 4-point फ्रेमवर्क जो है वो भारत तैयार कर सकता है। जैसे मैंने बताया, अवॉइड लॉन्ग टर्म हार्म बाय रूलिंग आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म में ये एफटीए जो है ये हमें नुकसान करेगा यूएसए के साथ, बिकॉज ट्रम्प साहब इसको कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो तो इसके लिए फ्री ट्रेड को ड्रॉप कर देना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़, When we approach Mr. Trump या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरी जो चीज़ें हैं जो हम उनके साथ ट्रेड करते हैं तो उसका एक प्रोएक्टिव प्लान हमारे पास होना चाहिए और ये जो रिटेलिएशन है इसको अवॉइड करना चाहिए। दिस विल बी द थर्ड स्टेप। एंड वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ शॉर्ट टर्म जो भी हमारा नुकसान हो ये थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हम रखें। थोड़े टाइम के लिए हमें टफनेस फील होगी, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़, ये सारे जो अलग अलग देश जिसके बारे में अभी हमने बात की ना, ये अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो इन अफेक्टेड कंट्रीज़ के साथ हम और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा टाइज मजबूत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कनाडा बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब कनाडा ये सारी चीज़ें यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, अब ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ्स। तो व्हाट वी कैन डू इज़, वी कैन बाय दीज थिंग्स फ्रॉम कनाडा। सेम थिंग गोज विद मैक्सिको, सेम थिंग गोज विद ईयू। So India should stay calm and avoid reacting to every Trump move. Instead, we should strengthen our relations with affected countries. यही इसका एक बेस्ट solution है for now.
And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.